नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और आज के इस सेशन में हम 2022 के एक पेपर है जिसका नाम है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का। तो इस पेपर में राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। और इस एग्जाम का आप कहेंगे कि किसके लिए ये सीरीज यूजफुल है और किसके लिए नहीं है। तो हम जो मोस्टली पेपरों का डिस्कस करेंगे, और पिछले सेशन में भी हमने लगभग लाइव सेशन किए थे हमने, और प्री रिकॉर्डेड भी वीडियोस है, मैराथन वीडियोस हैं। तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो चीजें हैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, लगभग लगभग राजस्थान के प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सिलेबस आपका सेम ही रहता है। और इस आज के जो पेपर में हम डिस्कस करेंगे, एएसओ का पेपर है, इसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी के ये टॉपिक है और राजस्थान जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के ये टॉपिक है, जो आपके लिए सभी के लिए, चाहे आप आरएएस का एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरओ, ईओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, या आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा करवाई जा रही है, वनपाल, वन रक्षक, इसके अलावा जो अभी आपकी रिसेंटली होने वाली है टीचर ग्रेड थर्ड की, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपने अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें देखा भी होगा, हमने जो मैराथन वीडियोस डाला था और उनमें प्रत्येक चीजें आपको एक एनालिटिकल तरीके से बताई गई है। तो वो चीजें आपके लिए काफी यूजफुल है, वो रहने वाली है। तो चलिए आज के इस पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करते हैं, जो आपकी अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। और आप भी साथ ही साथ अपने स्वयं का आकलन करते हुए, परीक्षण करते हुए चलिए कि आप इन सवालों का किस हद तक सही जवाब दे पा रहे हैं और कितने सवालों का आप है वो सही जवाब है वो बिल्कुल ही दे पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान इतिहास के जो प्रश्न है उनकी शुरुआत प्रश्न नंबर 41 से होती है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि जालोर जिले का पर्टिकुलर लोक नृत्य यहाँ पर कौन सा है? विकल्प है ढोल, चंग, गिंदड़ और बम। तो यहाँ पर विकल्प हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, और आप सभी को अच्छी तरीके से ध्यान भी होगा, मोस्टली ने बिल्कुल सही आंसर है वो इनका दिया होगा। तो ढोल नृत्य है ये जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है, और ये नृत्य एक अपनी विशेष स्टाइल में आयोजित किया जाता है, होस्ट किया जाता है, और उस स्टाइल की नाम है थाकना। ये किस शैली में आयोजित होता है? तो ये इस नृत्य की स्टाइल है थाकना, काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछ भी गई है। ठीक है। इसके अलावा जो विकल्प में दे रखे हैं ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार घुमा फिरा कर इन्हीं से ही आपसे सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, चंग नृत्य ये आपका कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का है। ठीक है, शेखावटी का चंग नृत्य। और चंग नृत्य किस अवसर पर होता है? तो ये होली के अवसर पर आयोजित होता है, पुरुषों का नृत्य है। गिंदड़ नृत्य की बात करें तो ये भी आपका कहाँ का है? शेखावाटी का है। ठीक है, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का, और यह भी आपका होली के अवसर पर आयोजित होता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गिंदड़ नृत्य। इसमें भी ढोल, डफ और चंग है वो वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य आपका अलवर और भरतपुर का है। कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का ये आपका बम नृत्य लोकप्रिय है। बम से यहाँ तात्पर्य है बड़ा सा नगाड़ा, और उस बड़े से नगाड़े को बजाया जाता है तो बम की आवाज निकलती है, इसलिए इस नृत्य का नाम कर दिया बम नृत्य। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसके साथ में आपको ध्यान में रखना है। काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य पुरुषों का नहीं है, कौन सा नृत्य स्त्रियों का है। तो यहाँ पर जो चारों विकल्प में जो दे रखे हैं ये चारों ही पुरुषों के नृत्य है, आपको ध्यान में रखना है। और नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है ये चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पुस्तकें दे रखी है और उनके लेखक का नाम दे रखा है। नागदमन, साया झूला, सूर सिंह रविचंद, माधोदास चारण,
जस रत्नाकर, विठल दास और राज विनोद, जगजीवन भट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज विनोद, जगजीवन भट्ट। तो राज विनोद की जो रचना है वो आपके सदाशिव भट्ट ने की थी। किसने? सदाशिव भट्ट ने। तो राज जो जगजीवन भट्ट है, इन्होंने किसकी रचना की? तो इन्होंने की थी अजीतोदय। अजीतोदय यानी कि अजीत का उदय। अजीत कौन था? जोधपुर का राजकुमार, जोधपुर का शासक अजीत सिंह। तो इसी पर आधारित जो ग्रंथ लिखा है जगजीवन भट्ट ने, अजीतोदय। और सदाशिव भट्ट है ये राज विनोद नामक ग्रंथ सदाशिव भट्ट ने लिखा था। जस रत्नाकर, विठल दास ने। और एक विनोद के नाम पर दो तीन ग्रंथ है। एक तो आपने देखा होगा श्यामल दास के द्वारा लिखा गया वीर विनोद, इनके रचयिता श्यामल दास है, कविराज श्यामल दास, आप सभी को अच्छे से पता है। और एक ग्रंथ है प्रेम विनोद। एक बार ये सवाल पूछा गया था कि प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की थी छत्रकुंवरी ने। किसने की थी? छत्रकुंवरी प्रेम विनोद। ठीक है। और नागदमन सायाजी झूला, इसके अलावा सायाजी झूला ने एक ग्रंथ लिखा है रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण नागदमन सायाजी झूला का है। ये आरएएस प्री 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया था। सूरसिंह रघुछंद, ये माधोदास चारण, इन्हें माधोदास दुधावड़िया भी कहते हैं। इन्होंने राम रासू की रचना की। एक नाम और ऐड कर लीजिए, राम रासो। तो राम रासो की रचना माधोदास दधावड़िया ने की और सूर सिंह रघुछंद की रचना भी इन्होंने ही की थी। तो ये चीजें आपको पुस्तकें याद होनी चाहिए और ये चीजें तभी याद हो पाएगी जब आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे। ठीक है। तो नागदमन और रुक्मणी हरण सायाजी झूला एक बार रिपीट करवा देता हूँ। सूर सिंह रघुछंद और राम रासो माधोदास दधावड़िया या माधोदास चारण, जस रत्नाकर, विठल दास, राज विनोद राज विनोद सदाशिव भट्ट और अजीतोदय जगजीवन भट्ट। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्रिज महोत्सव अलवर। तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ब्रिज महोत्सव आपका कहाँ का है? भरतपुर का है, ब्रिजनगर कहा जाता है इन्हें। और अलवर का है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य उत्सव आपका कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में आयोजित होता है। और ब्रिज महोत्सव भरतपुर। इसके अलावा ग्रीष्म महोत्सव है ये माउंट आबू। हाथी महोत्सव जयपुर। इसके अलावा पतंग महोत्सव भी जयपुर में आयोजित होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण उत्सव। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो उस चित्रकार का क्या नाम है? तो जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली और मेवाड़ का साहिब दीन। तो जयपुर का जो साहिब राम है, ये ईश्वरी सिंह के काल में दो महत्वपूर्ण चित्रकार हुए थे, साहिब राम और एक था लालचंद। ठीक है। तो साहिब राम अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और जयपुर जो चित्रकला शैली है उसकी प्रसिद्ध विशेषता एक जो आदमकद पोर्ट्रेट है। ठीक है। ये भी जयपुर चित्रकला शैली की एक प्रसिद्ध विशेषता है। इसके अलावा चेचक के जो दाग है ये भी आपकी जयपुर चित्रकला शैली की एक विशेषता मानी जाती है। और किशनगढ़ का निहाल चंद, इसे मोर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बड़ी ठणी का चित्रांकन किसने किया था? निहाल चंद ने किया था। ठीक है। नागरीदास के शासनकाल में। बीकानेर का अहमद अली, इसके अलावा रामलाल है, अली राजा है, रुकनुद्दीन है, ये भी बीकानेर के प्रसिद्ध चित्रकार है। और मेवाड़ का साहिब दीन। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जयपुर का साहिब राम है और मेवाड़ का चित्रकार साहिब दीन है। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, काफी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम। तो राजस्थान की जो साहित्य है वो कितना महत्वपूर्ण है। और आपके जो टीचर ग्रेड 3 है, इसमें तो आपका जो राजस्थानी भाषा और साहित्य का एक अलग ही चैप्टर उन्होंने दे दिया है, जिसमें से काफी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और वो सवाल यही होंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स वाले जितने भी बुक्स के नाम है, राइटर के नाम है, वो आपने अच्छी तरीके से देख लिए तो आपका वो भी चीजें अच्छे से तैयार है, वो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी आप सही जवाब है वो ढूंढने का प्रयास करें कि इसका सही उत्तर है वो अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा। तो यहाँ पर श्रृंगार हार, राग मंजरी, संगीत मीमांसा और भाव मंजरी ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और आगे है उनके लेखकों के नाम। तो यहाँ पर आपको बाकी ना भी आए
तो एक दो चीजों से इन्हें फाइंड आउट आप कर सकते हैं। जैसे महाराणा कुंभा की प्रसिद्ध रचना है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, गीत गोविंद पर टीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में संगीत मीमांसा, सी में ए कर सकते हैं। तो सी में ए किसमें है, दो में है और चार में है, तो यानी कि एलिमिनेट कर सकते हैं आप ए और तीन को। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें से सवाल या तो दो हो सकता है या चार हो सकता है आंसर। अब नेक्स्ट आप देखिए श्रृंगार हार, राग मंजरी, संगीत मीमांसा, भाव मंजरी। तो यहाँ पर देखिए भाव मंजरी और भाव भट्ट है, तो भाव मंजरी की रचना भाव भट्ट ने की थी। तो डी में है वो तीन है, तो डी में किसमें तीन है, दो में तीन है नहीं, इसमें है। तो यहाँ हमारा फाइनली जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो इस प्रकार से कूट वाले अगर आपसे सवाल दिए जाए तो वहां पर भी आप कुछ ऐसे फैक्ट्स को पकड़ करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं एक दो से ही। ठीक है। इसके अलावा देखिए श्रृंगार हार, श्रृंगार हार की रचना की थी आपके रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान ने, और राग मंजरी की रचना की थी पुंडरीक विठल ने। ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः देखिए, श्रृंगार हार हम्मीर, राग मंजरी पुंडरीक विठल, संगीत मीमांसा कुंभा और भाव मंजरी पंडित भाव भट्ट। यहाँ से देखिए श्रृंगार हार एक में आपके चार, श्रृंगार हार पुंडरीक, सॉरी, जो श्रृंगार हार है ये आपकी किसने लिखी थी, हम्मीर ने। ठीक है। तो श्रृंगार हार यहाँ पर आपके हम्मीर आ रहा है, एक में दो है बिल्कुल। और राग मंजरी पुंडरीक विठल, दो में चार, संगीत मीमांसा सूड प्रबंध संगीत राज, और ये तीन में आपकी एक आ जाएगी। तो देखिए कुंभा की जो रचना है एक संगीत राज है, काफी महत्वपूर्ण है संगीत राज। कई बार पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा की संगीत राज जो ग्रंथ है ये कितने भागों में विभक्त है, तो ये 5 भागों में विभक्त है संगीत राज। और प्रीवियस सेशन में मैंने आपको काफी बार बताया भी था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो संगीत राज है इनके 5 कौन कौन से भाग है, कमेंट करके बताएं जरा। नेक्स्ट है, किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन सोवर्स, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स, एच जी रॉबर्ट्स। तो अंग्रेज सैन्य अधिकारी जो कि आपके मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सोवर्स, इन्होंने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की है वो आलोचना की थी, उन्हें क्रिटिसाइज किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक। और मेजर बर्टन है ये कोटा का था, जिन्होंने जो कोटा के प्रमुख जो विद्रोही थे आपके जयदयाल और मेहराब खान, इन्होंने मेजर बर्टन और उनके पुत्रों को मौत के घाट है वो उतारा था। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है? नगरी, नगर, रैंड और बेराट। तो शिवी जनपद नगरी है, ये आपकी प्राचीन शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और नगरी कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये चित्तौड़। ठीक है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। नगर को आपको कारकोट नगर के नाम से जाना जाता है। क्या है, कारकोट नगर किसे कहा जाता है, नगर। और ये कहाँ पर है, ये आपका टोंक जिले में है नगर, कारकोट नगर। और ये आपका गुप्त कालीन स्थल है। ठीक है। और रैंड ये भी आपका टोंक में स्थित है। और रैंड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े मात्रा में गुप्त कालीन है वो सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और बेराट की बात करें तो बेराट आपका जयपुर में है, विराट नगर के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन मत्स्य जनपद था, इसकी राजधानी है वो आपका बेराट रहा है, विराट नगर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके महाभारत कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, और अशोक के मौर्य कालीन सभ्यताओं के भी अवशेष आपका बेराट में मिला है। बेराट का उत्खनन कार्य, इसका खोज कार्य है वो दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट है, किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? राव राजा बुद्ध सिंह, देवा राव विष्णु सिंह और जयसिबाई। तो यहाँ पर मित्रों अभी तक इस पेपर की जो आंसर की आई है, इस आंसर की में इन्होंने इसका जो सही आंसर बताया है वो देवा ने बताया है। लेकिन वास्तविक रूप से इस जो छतरी है, 84 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण करवाया था किसने? अनिरुद्ध सिंह ने।
अनिरुद्ध सिंह। बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने दा भाई देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी है, ये आपकी बूंदी में बनाई थी। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है, ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, बूंदी में है। निर्माता थे अनिरुद्ध सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछा कि किसकी स्मृति में करवाई थी, तो ये देवा की स्मृति में करवाई थी। और चूंकि यहाँ पर अगर इन फ्यूचर कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाए और अनिरुद्ध सिंह और देवा दोनों ही विकल्पों में हो और आपसे पूछा जाए कि किसने इसका निर्माण करवाया, तो आप वहां पर अनिरुद्ध सिंह को सही आंसर है वो दे सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में भी आपको ये चीजें है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट विकल्पों को चूज करें तो यहाँ पर देवा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्ग, जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, अचलगढ़, सज्जनगढ़, गागरोन और मंडलगढ़। तो आपका उदयपुर का जो सज्जनगढ़ है, ठीक है, इसे सज्जनगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है, सज्जनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, इसे मानसून महल के नाम से जाना जाता है। और इसका जिस प्रकार से नाम है इसी प्रकार से इनके निर्माता है, यानी कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं सदी में इस सज्जनगढ़ पैलेस मानसून महल का निर्माण करवाया था। और ये उदयपुर में जितने भी जो इमारत है ऐतिहासिक, इन इमारतों में सबसे ऊंचाई यानी कि सबसे ऊंचा स्थित है, यानी कि इसकी ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा है सज्जनगढ़ पैलेस की। और इसे मानसून महल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो मानसून की स्थिति को जानने के लिए, आकलित करने के लिए, एस्टिमेट लगाने के लिए किया था। सज्जन सिंह चाहते थे कि किसानों की फसल है वो बर्बाद ना हो और ऐसा कुछ करें जिससे कि मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो मानसून के फोरकास्ट के लिए आपका मानसून महल है वो बनाया गया था। तो यहाँ पर दो राइट आंसर हो जाएगा। मानसून महल सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट है रामस्नेही संप्रदाय की सिंह जो थल शाखा है, उनके प्रवर्तक कौन थे? लालगिरी, रामचरण जी, हरिदास जी और संत दास जी। तो यहाँ पर रामस्नेही संप्रदाय की शाखा की बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय की कुल 4 शाखा है, जिसमें कि एक सिंहथल शाखा है जो कि बीकानेर में है, और सिंहथल शाखा के आपके प्रवर्तक है संत हरि रामदास जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस संप्रदाय की 4 शाखाएं कौन सी हैं। तो रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम है क्या? संत रामचरण जी। और रामचरण जी ने अपनी जो प्रधान पीठ है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की थी। तो आपसे पूछा जाए कि रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। इनके प्रवर्तक कौन है? संत रामचरण जी। और इस रामस्नेही संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है अणभे वाणी। ठीक है, ये रामस्नेही संप्रदाय का ग्रंथ है। इसके अलावा रामस्नेही संप्रदाय की और जो शाखाएं हैं उन्हें आप देखिए। एक तो है जिसका नाम है रैण। रैण शाखा के संस्थापक है दरियाव जी। ठीक है, ये नागौर में है। इसके अलावा एक है आपकी जोधपुर में खेड़ापा, और इसके संस्थापक है संत रामदास जी। ठीक है, तो रैण हो गई, खेड़ापा हो गई, और एक मैंने आपको बता दिया सिंहथल जिनके हरिरामदास जी है, और जो शाहपुरा है इनके रामचरण जी है। ठीक है, और विकल्पों में दे रखा है लालगिरी। तो लालगिरी जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है अलग्य संप्रदाय। तो अलग्य संप्रदाय के संस्थापक संत लालगिरी जी। और संत दास जी ने दांतड़ा भीलवाड़ा में एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम है गूदड़ संप्रदाय। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के सवाल है वो कंप्लीट होते हैं। 10 सवाल इसमें पूछे गए थे। अब हम आते हैं राजस्थान के भूगोल से जुड़े सवालों पर। तो 61 से 70 तक राजस्थान के भूगोल के सवाल है। तो इसमें एक सवाल पूछा है, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मृदा का जो साइंटिफिक जो इसका क्लासिफिकेशन है वो 5 भागों में है। ठीक है, और उसमें से एक भाग है वर्टिसोल, जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट सवाल है वो माना जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो जो वर्टिसोल है ये आपकी हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में है वो देखने को मिलती है। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसके अलावा भी मृदाओं का कौन सा प्रकार है, तो एक तो है पश्चिमी राजस्थान में दो प्रकार है मृदाओं का, जिसका नाम है एंटीसोल और एक है एरिडिसोल। ठीक है, एंटीसोल, एरिडिसोल, इसके अलावा एक है इनसेप्टिसोल और एक है अल्फिसोल। ठीक है, और पांचवी है ये वर्टिसोल है। तो एंटीसोल और एरिडिसोल ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। अल्फिसोल है ये आपकी उत्तर पूर्वी राजस्थान, यानी कि ये जो जिले हैं आपके जयपुर, अलवर, भरतपुर वगैरह उत्तर पूर्वी जिले, यहाँ पर आपकी अल्फिसोल मृदा और इंसेप्टिसोल मृदा है। यह आपकी सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, इन जिलों में इंसेप्टिसोल प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। तो ये मृदाओं का क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है, यानी कि बेडलैंड जो टोपोग्राफी है ये राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है। आप इंग्लिश के जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, इन पर भी ध्यान दें, क्योंकि 2-3 बार ये सवाल पूछा गया है कि बेडलैंड टोपोग्राफी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो बेडलैंड टोपोग्राफी कहे, उत्खात स्थलाकृति कहे, या फिर बीहड़ भूमि कहे, बीहड़ वाली भूमि। ठीक है, खड्डों वाली भूमि, बीहड़ वाली भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात स्थलाकृति, ये आपकी चंबल बेसिन में पाई जाती है। यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, चंबल बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की शुष्क परियोजना नहीं है। नहीं को आपको ध्यान में रखना है। क्या करते हैं मोस्टली हम जल्दबाजी में, कौन सी एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की शुष्क परियोजना है, पहला विकल्प आया भाखड़ा नांगल और ये ही हम सही कर देते हैं। तो ये इस प्रकार की सिली मिस्टेक से हमारी गलती हो जाती है। तो इन्हें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जब भी सवालों को पढ़े तो उन्हें पूर्णतया और सावधानी से आप पढ़ें। इसमें नहीं पूछा गया है, क्योंकि भाखड़ा नांगल तो एक संयुक्त परियोजना है 3 राज्यों की, व्यास परियोजना भी संयुक्त परियोजना है, और गुड़गांव नहर परियोजना ये किसी की संयुक्त परियोजना नहीं है। और सिद्धमुख परियोजना भी पेहरा, यानी कि यहाँ पर 3 स्टेट है, पेहरा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है, भाखड़ा नांगल है, और व्यास परियोजना है, और सिद्धमुख परियोजना है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है। तो देखिए राजस्थान में अब आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी जो वनों से संबंधित मोस्टली जो सवाल, वर्तमान जो ट्रेंड है वो ये है कि ये जो राजस्थान वन विभाग का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है जो प्रतिवर्ष जारी होता है जनवरी फरवरी माह में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सवाल है वो पूछते हैं। और जो आरएसएसबी है वो आईएसएफआर जो रिपोर्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं मोस्टली जो डेटा है वो सेम ही है। आपकी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये जो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन है वो जिले वाइज वहां पर दे नहीं रखे हैं, लेकिन प्रशासनिक जो प्रतिवेदन है राजस्थान सरकार का, इसमें आपका ये जिले वाइज दे रखे हैं कि आरक्षित कौन से जिले में ज्यादा है, रक्षित कौन से में है, और अवर्गीकृत कौन से में है। आपको ध्यान हो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, अभिलेखित जो वन है, उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। रक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड, आरक्षित यानी रिजर्व्ड, और अनक्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत। ठीक है, जिसमें कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है रक्षित, यानी कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो सबसे अधिक किस जिले में है। यहाँ पर विकल्प दे रखा है करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा एक ऑफिशियल जो उनका डेटाबेस है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, रक्षित पूछा है तो रक्षित सबसे ज्यादा तो है 12 जिले में। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा नंबर आता है करौली का। तो यहाँ पर हमारा नंबर सही जो उत्तर होगा वो करौली हो जाएगा। यहाँ पर आइए हम देखने का प्रयास करते हैं एक बार। ये है राजस्थान सरकार का वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन 21 दिसंबर 2021 की जो स्थिति है उसके अनुसार, और इसमें यहाँ पर दे रखा है आरक्षित वन,
आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। यानी कि इन वनों की परिभाषा भी क्या है, आरक्षित वन किसे कहेंगे, रक्षित किसे कहेंगे, अवर्गीकृत किसे कहेंगे, वो भी आपको ध्यान होना बेहद जरूरी है। अभी तक खैर पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के वनों को हम जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कहेंगे। तो सबसे पहले हम रक्षित वनों से स्टार्ट करते हैं। यानी कि राजस्थान में जो अभिलेखित वन है, उस अभिलेखित वन में सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो आपकी प्रोटेक्टेड कैटेगरी के फॉरेस्ट का है, रक्षित वन है। ठीक है, और रक्षित वन कितने क्या है वो भी आप ध्यान में रखिए। जो 56.43% है वो आपके रक्षित वन है, और 37.5% है वो आपके 0.5% आरक्षित वन है, और जो शेष बचे हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 6.52% है, ये आपके अवर्गीकृत वन है, यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। ठीक है, तो रक्षित वन उसे कहेंगे यानी कि ऐसा वन क्षेत्र जहां पर पशु चारण और लकड़ी के कटाई पर पूर्ण रूप से बैन होता है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, उसे कहते हैं रक्षित वन। और ये वन कैटेगरी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के जो फॉरेस्ट है वो आरक्षित वन है, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी। ऐसे फॉरेस्ट जहां पर सीमित मात्रा में पशुचारण और लकड़ी की कटाई पर रोक होती है, यानी कि सीमित मात्रा में आपको पशुचारण और लकड़ी की कटाई है वो की कटाई की अनुमति दी जाती है, उसको कहते हैं हम आरक्षित वन, रिजर्व्ड कैटेगरी के फॉरेस्ट। और अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ऐसे वनों को कहते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं होती है, आप खुले तौर पर पशुओं का चारण भी करवा सकते हैं और वनों की कटाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे वनों को कहते हैं हम अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी कि इन दो वर्गों में जो नहीं बांटे गए हैं उनको अवर्गीकृत कहेंगे। तो बात करते हैं रक्षित वनों की। तो सबसे ज्यादा उनमें पूछा गया था कि रक्षित वन किस जिले में पाया जाता है। तो इस डेटाबेस के अनुसार ये जो 33 जिले हैं, और इस 33 जिलों में सबसे अधिक जो रक्षित जो कैटेगरी के वन है वो आपके देखने को मिलेंगे हमें कहाँ पर, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये देखिए 2233 वर्ग किलोमीटर। तो 12 जिले में सबसे अधिक रक्षित वन है 2233 किलोमीटर। पहला नंबर 12 का, दूसरा नंबर है वो करौली का है। और हमारे जो प्रश्न पूछा गया था बोर्ड ने, इसमें 12 का ऑप्शन भी नहीं दिया है, सीधे करौली का ऑप्शन दिया है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है ये आपका करौली हो जाएगा। तो मैं आपको जब भी कहता हूँ कोई भी फैक्ट बताता हूँ तो साथ साथ में 2-3 जिलों का नाम बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड अब थोड़ा सा जो सवाल है वो डायनेमिक रूप से पूछा जाता है। सीधे तौर पर आपसे पहले वाला तो हर कोई याद रखता है, लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी, चाहे जनसंख्या पूछ ली तो भी आपके दूसरे जिले से स्टार्ट करेंगे या तीसरे जिले से स्टार्ट करेंगे। तो आपको शुरुआती 2-3 जिलों का नाम है वो ध्यान में होना चाहिए, अधिकतम वाले और न्यूनतम वाले के। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो रक्षित वन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो किसके हैं, 12 जिले के हैं, 2233 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है 1693 करौली का, और तीसरे स्थान पर है आपका उदयपुर का 1494 में। अगर वैसे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे अधिक जो वन है वो आपके उदयपुर जिले में है, लेकिन प्रोटेक्ट जहां पर रक्षित वनों की बात आए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात आए, तो पहला स्थान है 12 का, दूसरा करौली का और तीसरा उदयपुर का है। अब बात करते हैं आरक्षित या रिजर्व्ड कैटेगरी के फॉरेस्ट की। तो रिजर्व्ड कैटेगरी के फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे उदयपुर में 2654 वर्ग किलोमीटर, दूसरे स्थान पर चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा स्थान है अलवर का आता है। तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनमें आरक्षित वन है वो 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक है। तो ये 3 जिले हैं जिसमें अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आते हैं। ठीक है, जिसके 1000 से अधिक है। अब बात करते हैं अवर्गीकृत फॉरेस्ट की। तो अवर्गीकृत फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आपको बीकानेर जिले में देखने को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर है आपका श्री गंगानगर जिला 395, और तीसरे स्थान पर है जैसलमेर जिला। तो ये भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ओवरऑल आपकी फॉरेस्ट की बात करें तो आपके अभिलेखित जो वन है वो 32,864 है, और ISFR रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेंगे 32,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वन स्थिति रिपोर्ट नवीनतम जो 2021 वाली थी, जो जनवरी 2022 में रिलीज हुई, उसका वीडियो भी डाला हुआ है। लेकिन उस वीडियो में ये चीजें नहीं है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ये कंप्लीटली आपको बता रहा हूँ। ये चीजें उस वीडियो में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आपकी रिपोर्ट है ये 31 दिसंबर 2021 को जारी हुई, ठीक है। और ये स्थिति है 31 दिसंबर 2021 की, लेकिन आपकी जो 2022 की आर्थिक समीक्षा जो आती है प्रतिवर्ष, उस आर्थिक समीक्षा के बाद में ये रिपोर्ट है वो जारी होती है। और ये रिपोर्ट राजस्थान वन विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार है। और मैंने जो वीडियोस बनाया था उस वीडियो में आपको भारत जो वन सर्वेक्षण विभाग है देहरादून वाला, वो जो प्रति 2 वर्ष के अंतराल में वन रिपोर्ट जारी करता है, उस वन रिपोर्ट के अनुसार वो वीडियो है। और उसमें से भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के कुल वन क्षेत्र में राजस्थान का वन क्षेत्र कितना है, तो वो है 9.60%। सबसे अधिक वनों वाला जिला उदयपुर, दूसरे स्थान पर अलवर और तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है। तो ये चीजें आपको उस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वनों से संबंधित इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। काफी बार ये सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसमें ये चीजें हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन कितने हैं। तो सबसे ज्यादा रक्षित वन है 56.43, उसके बाद में आरक्षित है 37.05%, और उसके बाद में अवर्गीकृत है 6.52%, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। तो तेंदुआ जो सफारी पार्क है ये जयपुर के जालाना में स्थित है, ठीक है। 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और एक आपका सफारी पार्क जोधपुर में है जिसका नाम है माचिया सफारी पार्क, ठीक है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर, तेंदुआ सफारी पार्क आपका है जालाना में, जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना अवस्थित है जैसलमेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और बारां में। तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना आपकी प्रतापगढ़ में स्थित है और ये राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। तो आप कहेंगे कि पहली कौन सी है। तो राजस्थान की पहली जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो जैसलमेर के अमर सागर में स्थापित की गई थी। और कब स्थापित की, तो ये आपकी की थी 14 अगस्त 1999 में, यानी कि अगस्त 1999 में जैसलमेर के अमर सागर में राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, और दूसरी देवगढ़ के प्रतापगढ़ के देवगढ़ में 2003 में स्थापित की गई थी। और तीसरी जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो आपकी बी3 ये आपकी फलोदी जोधपुर में है। ये आपकी राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। इसके अलावा जैसलमेर के बड़ा बाग में भी पवन ऊर्जा परियोजना है वो संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और कई बार ये सवाल आपसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की जो पवन ऊर्जा परियोजना है उनकी स्थापना के अनुसार उनको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करें, यानी कि कब कौन सी स्थापित हुई, उसके बाद में कौन सी स्थापित हुई, उस प्रकार से आपको सही से सेट करना होता है। तो उसमें आपको ध्यान में रखिए, पहली अमर सागर, दूसरी देवगढ़ और तीसरी है बी3 फलोदी जोधपुर में, ठीक है। देवगढ़ ये पहले तो आपकी चित्तौड़गढ़ में थी, क्योंकि जो आपका प्रतापगढ़ है ये 2008 में अस्तित्व में आया था। उस समय जिला प्रतापगढ़ नहीं था, तो ये चित्तौड़गढ़ में थी, लेकिन वर्तमान में आपके ये प्रतापगढ़ जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी जो पॉलिसी है, विंड यानी कि पवन, ठीक है। तो ये नीति कब लागू हुई, 2019 में आपकी विंड एंड हाइब्रिड जो एनर्जी पॉलिसी है ये 2019 में है, राजस्थान सरकार ने लागू की थी। नेक्स्ट है किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची है। तो सेम की जो समस्या है इसे वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम भी कहा जाता है, ठीक है। और यह समस्या आपकी इंदिरा गांधी नहर, विशेष तौर पर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या है। तो सेम की समस्या क्या है, वाटर लॉगिंग भी इसे कहते हैं, कि ज्यादातर जल भराव ज्यादा हो जाता है नहर की वजह से, और आसपास के जो क्षेत्र है वो एक दलदल के रूप में है वो उभर कर सामने आ जाते हैं। और जो
धरातल का ऊपरी जो भाग है उसमें ऊपर धीरे धीरे दलदल होने से जो कैपिलरी एक्शन है, केशाकर्षण विधि जिसे कहते हैं, उस केशाकर्षण विधि के माध्यम से ये भूमि है वो नमकीन भी हो जाती है ज्यादा समय से दलदली होने की वजह से। तो ये आपकी सेम की समस्या मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, आपको सुमेलित करना है तांबा जो भंडार क्षेत्र है, कॉपर डिपॉजिट एरिया और संबंधित जिले अलवर, डूंगरपुर, झुंझुनू और सीकर में। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो तांबा है ये झुंझुनू में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी आपके अलवर में, डूंगरपुर में, सीकर में भी तांबे के डिपॉजिट है वो पाए गए हैं। तो देखिए, बाकी आपको पता भी ना हो तो आपका मदान कुदान जो क्षेत्र है ये काफी प्रसिद्ध है तांबे के लिए, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए भगोनी है, पादर की पाल है और बालेश्वर है। तो इसमें सही जो आंसर है वो क्या होगा, तो अलवर की बात करें तो कोलिहान और भगोनी ये आपके अलवर में हो जाएंगे। डूंगरपुर की बात करें, एक में तीन इसमें है और इसमें है। ठीक है, डूंगरपुर में पादर की पाल है तो 3 में 1, यानी कि राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। झुंझुनू की बात करें तो मदान कुदान क्षेत्र है और सीकर में आपका बालेश्वर है, यानी कि इसका राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। अलवर में आपका देखिए भगोनी, इसके अलावा खोदरीबा, ये तांबे की प्रसिद्ध खान है, भगोनी, भगत का बास, खोदरीबा। ठीक है, और झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में आपका खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना और मदान कुदान है, ये भी आपका सिंगाना क्षेत्र में आता है, खेतड़ी सिंगाना और मदान कुदान। और एक चीज है, यहाँ पर डूंगरपुर में पादर की पाल है। ठीक है, और एक है आपकी मांडो की पाल। तो मांडव की पाल है ये तो लो एश की है और पादर की पाल है ये तांबे की है। इसके साथ ही जैसे खेतड़ी सिंगाना है ये तो आपकी तांबे की है, और एक नाम आता है डाबला सिंगाना। ठीक है, डाबला सिंगाना है ये आपका लोहे के खनन क्षेत्र है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम क्या है। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एससी कह सकते हैं। ठीक है, तो एससी की राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत है वो 17.8% है। ठीक है, 17.8% एससी की जनसंख्या है। और इसमें सबसे ज्यादा यानी कि अवरोही क्रम में इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हनुमानगढ़, गंगानगर ये होगा नहीं, करौली, चूरू, गंगानगर, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू, यानी कि फाइनली हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू, यानी कि इनमें सबसे ज्यादा आपके अनुसूचित जाति के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में लगभग 36.58% है ये आपके शेड्यूल कास्ट के लोग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 27% आपके हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और न्यूनतम आपसे पूछा जाए कि एससी की न्यूनतम जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में है, तो वो आपको मिलेगी किसमें, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में एससी की सबसे न्यूनतम और गंगानगर में एससी की सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और एसटी की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 13.5% है। कितना है, 13.5% है। और सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या, शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या है, ये आपकी बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। और सबसे न्यूनतम एसटी की जनसंख्या है आपकी बीकानेर जिले में देखने को मिलती है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बता दें, लेकिन आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे, कभी एसटी पर सवाल आएगा तो और भी हम डिटेल में पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार रिवीजन करें कि सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू और इसके बाद में नंबर आता है भरतपुर का, इन जिलों में है। और
अगर बात करें कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में एससी की जनसंख्या 17.8% है, एसटी की है 13.5%। सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या बांसवाड़ा में और सबसे न्यूनतम एसटी की जनसंख्या बीकानेर में है, और सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या गंगानगर और सबसे न्यूनतम एससी की जनसंख्या है ये डूंगरपुर जिले में है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इस पेपर में इतने ही सवाल थे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। और भी आप निरंतर, मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको डेली इस प्रकार का वीडियो है वो प्रोवाइड करवाऊं। और एक चीजों के साथ में आपको यहाँ पर केवल एक प्रश्न का विश्लेषण नहीं हो रहा है, लगभग लगभग आपके एक प्रश्न के साथ में 7-8 और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंसेप्ट क्लियर अच्छी तरीके से मैं करने का प्रयास है वो करूंगा। तो आप निरंतर जुड़े रहें अपने और मित्रों के साथ, साथियों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके वहां पर भी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और भी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि टीचर ग्रेड 3 है, या फिर आरपीएससी, आरओ, ईओ की है, सीईटी की है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको क्वालिटी और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वहां पर मिल जाएगा। तो उनका भी आप हिस्सा अवश्य बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। फिर कल मिलेंगे किसी और नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।